औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट वीडियो में हमने फ़ीमेल इनफर्टिलिटी पे बात की थी और उसकी काज और उसकी असबाब पे बात की थी और उसकी सारी एटियोलॉजी पे बात की थी। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेल इनफर्टिलिटी। ज़रा मेल इनफर्टिलिटी का मतलब तो वही है कि औलाद ना होना या औलाद के लिए जो जरासीम है या स्पर्म है वो ना होना, या वो स्पर्म जो है वो इतने क्वालिटेटिव ना होना जिस वजह से ये औलाद नहीं हो सकती या फर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है। तो इसमें जो मेल इनफर्टिलिटी है उसमें जो मेन काज है, मेन वजह है, सबसे ज़्यादा जो आती है वो है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया का मतलब ये है कि स्पर्म बिल्कुल नहीं है। दूसरा है ओलिगोस्पर्मिया, यानी कि स्पर्म है लेकिन कम है। इस तरह आगे मज़ीद कम, उनकी शक्ल कमज़ोर होना, उनके टेल किसी के नहीं है, किसी के हेड नहीं है, किसी का वो कहाँ प्रॉब्लम, किसी की कहाँ प्रॉब्लम, कोई पैरालाइज है। तो इस तरह बहुत सारी काज़ें हैं, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है वो है स्पर्म ही ना। इसकी कुछ भी हो सकता है लेकिन वजह स्पर्म ही है। और ओलिगोस्पर्मिया और वो तो अच्छा मैनेजेबल हो जाता है, फ़ौरन ही मैनेजेबल हो जाता है। मसला होता है ज़्यादा एजोस्पर्मिया का। एजोस्पर्मिया का ये है कि या तो जो स्पर्म है वो बिल्कुल नहीं बन रहे, या अगर बन रहे हैं तो आगे ब्लॉकेज है नाली में, आगे बाहर नहीं आ रहे, या उसके अलावा कहीं कोई वायरल इन्फेक्शन हुई है जिस वजह से भी ये बनते हैं और फ़ौरन वहाँ मर जाते हैं। आपको जानते हैं कि जो लीडिंग सेल हैं जहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं आपके स्पर्म को, उसमें कोई इश्यूज आ जाते हैं या वो सेल में कोई डैमेज आ जाता है, वो डिफॉर्मेलिटी हो जाती है, तो वो भी एजोस्पर्मिया का बायस बनते हैं। एक है सेल में स्पर्म बिल्कुल नहीं बन रहे, एक है बन रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे। जो बन रहे हैं बाहर नहीं आ रहे ये भी मैनेजेबल है, ये भी आराम के साथ अगर इनकी काज पता चल जाए तो ये भी इनका भी ट्रीटमेंट हो जाता है। मोस्टली ये होता है कि ट्रॉमा, चोट वगैरह भी लग जाती है टेस्टिकल एरिया में, तो भी ये एजोस्पर्मिया का बायस बन सकते हैं। अच्छा, इसमें स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो भी आपके इस मसले को डिस्टर्ब कर सकती है, वो भी एक प्रॉब्लम बना सकती है। फिर ये है कि इजैकुलेटरी जो अर्ली प्री मेच्योर एजुकुलेशन है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, इसका सबब है आपके इनफर्टिलिटी का, मेल इनफर्टिलिटी का। और फिर स्ट्रेस तो खैर हो गया, फोबिया, मुख्तलिफ किस्म का फोबिया, फिक्स्ड आइडियाज़ जो होते हैं कुछ, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इनफर्टिलिटी में। और बाज़ का ये होता है कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं आप स्पर्म के ख़िलाफ़, अपनी ही बॉडी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाती है कि वो स्पर्म के ख़िलाफ़ जो है तो वो एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं, और जो ही स्पर्म बनते हैं या तो मर जाते हैं या वो इनएक्टिव हो जाते हैं और वो फंक्शनल नहीं होते, और ये भी इनफर्टिलिटी की एक बहुत बड़ी काज है। बाज़ का हमने देखा है, केस स्टडी भी देखे हैं, पढ़ा भी है कि ये बचपन में एक बड़ी कॉमन डिजीज़ है जिसे मम्प्स कहते हैं मुख्तलिफ ज़बानों में, किसे कनपेड़ी भी कहते हैं, ये भी होते हैं और ये बिगड़ जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी काज है आपके इनफर्टिलिटी की, मेल और फीमेल दोनों में, क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है और ये भी स्पर्म को डैमेज कर देता है और स्पर्म के बनने का अमल ख़त्म कर देता है। और ये भी अगर जब ट्रीटमेंट करते हैं तो इसलिए लेते हैं तो इन चीज़ों का भी बड़ा ख्याल रखा जाता है। फिर पहले भी मैंने जिक्र किया, दोबारा कर रहा हूँ कि जो ट्रॉमा है, चोट है, ये भी एक बड़ा अहम कारण, बड़ा अहम वजह है, क्योंकि बचपन में खेलते हुए भी यहाँ पे कोई चीज़ लग सकती है। उस वक्त तो बंदा नोट नहीं करता, उसको नोटिस में नहीं लाता, लेकिन बाद में जब वो शादी होती है, शादी के बाद औलाद नहीं हो रही होती, तो फिर जब टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि इसको स्पर्म का इशू है, और फिर वो भी एक बहुत अहम वजह होती है मेल इनफर्टिलिटी की। जेनेटिक डिसऑर्डर, कोई फैमिली में डिजीज़ चल रही हो, खुदा न टीबी है, कैंसर है, या सोराइसिस है, या और भी ऐसा डिसऑर्डर है जिसकी वजह से भी एक मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। फिर यह है कि हमारे माशरे में माल न्यूट्रिशन भी एक बहुत बड़ी काज है हमारे माशरे में। डाइट, खुराक का पूरा ना मिलना, अगर खुराक मिल भी रही है तो उसको जो न्यूट्रिशन है वो पूरी नहीं मिलनी, ये भी एक बहुत अहम वजह है मेल इनफर्टिलिटी की।
आपके थायराइड पैराथायराइड भी बड़ा अहम रोल अदा करते हैं इसमें। अगर उनमें कोई डिस्टर्बेंस हो जाए तो वो भी एक बहुत वजह होती है। तो टेस्टोस्टेरोन भी, जब टेस्टोस्टेरोन मेन चीज़ है, जब किसी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाए, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाए या टेस्टोस्टेरोन ना बन रहे हो, तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। आपके पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी इसमें बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। अगर आपको मेंटली कोई दिमागी स्ट्रेस हो या खुदा न खासा कोई ऐसी डिजीज़ हो जैसा ब्रेन ट्यूमर है, वो भी एक बड़ा अहम रोल अदा करते हैं मेल इनफर्टिलिटी में। ये तो होगी मेन चीदा काजेज़ जो मेल इनफर्टिलिटी को प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। अब क्या इनका हल कैसे किया जाए? इनका हल ये है कि याद रखें, सबसे पहले 3 चीज़ें बड़ी नोट करने वाली हैं और इनको बड़ा नोटिस में रखना है अगर आपने ट्रीटमेंट करना है ऐसे पेशेंट का। सबसे पहले है जी लाइफस्टाइल, फिर ईटिंग बिहेवियर, और तीसरा ये है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। और भी छोटे छोटे बेशुमार वजूहत हैं, लेकिन ये मेन काजेज़ हैं। एक तो लाइफस्टाइल देखा जाए कि कैसा लाइफस्टाइल है। क्या वो जो टाइट्स तो नहीं ज़्यादा पहनते? अगर ज़्यादा टाइट्स पहनते हैं तो तब भी ये स्पर्म पे डिस्टर्बेंस हो जाती है। टेस्टस जो है वो रेगुलरली बॉडी के साथ जुड़े रहते हैं, जिस वजह से जो टेम्परेचर है बॉडी का, क्योंकि टेस्टस को जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी से एटलीस्ट 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए। अगर वो हर वक्त बॉडी के साथ जुड़े रहें तो वो हीट अप हो जाते हैं और इससे भी स्पर्म आपके डैमेज हो जाते हैं। फिर ये है कि आप कोई साइकिलिंग तो नहीं करते ज़्यादा, उसमें भी ये भी एक बड़ी काज होती है ट्रॉमा की। बाज़ का फुटबॉल वगैरह खेलते हैं लोग, बच्चे, या इस तरह कोई ऐसी गेम्स होती हैं जो बहुत अक्सर चांसेस होते हैं यहाँ पे चोट लगने की, उनकी वजूहत को भी देखा जाए। अब ये है कि अगर तो डायग्नोज हो जाए कि ये ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है, फिर तो हमारे पास एक अलग वे खुल जाता है ट्रीटमेंट का। और ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर की वजह से या ट्रॉमा की वजह से बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं उनका इलाज तो होम्योपैथी में एक बहुत अच्छा इलाज है। वो तो हम अर्निका, हाइपेरिकम, बेलिस्पर्म की तरफ हम जाएंगे और इंशाल्लाह वो केस कवर हो जाएगा। और भी बहुत बड़ी मेडिसिन है, लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। अगर आपकी हिस्ट्री है उसमें मम्प्स की, बचपन में मम्प्स हुए हैं, तो एक नोसोर्स है पैराटाइडिनम, वहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे बहुत बड़ी मेडिसिन है इसकी, और भी बहुत बड़ी बड़ी मेडिसिन है, उससे ये कवर हो सकता है। अगर फैमिली हिस्ट्री में कोई डिसऑर्डर आ रहा है जैसा टीबी वगैरह है, तो हम ट्यूबरकुलाइना या बेसिलाइनम से स्टार्ट करते हैं और वो भी एक आपका केस बड़ा अच्छा क्लियर हो सकता है। अगर बाई बर्थ है कोई इशू है तो स्टार्ट फ्रॉम हमने फिर सिप्लेनम से या आरोमेट से स्टार्ट करना होता है, और वो भी एक चीज़ आपकी यानी ये वो चीज़ें हैं जो स्टार्ट करती हैं। आगे तो बेशुमार मेडिसिन है ना, इंडिविजुअल मेडिसिन हर एक पे लगती है, लेकिन ये एक वे है कि हाउ टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट। फिर बहुत सारे लोग जो है वो आजकल रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे काम करते हैं, एक्सरेज में काम करते हैं, वो उनके लिए अलग से फिर एक्सरेज या रेडियम ब्रोम से स्टार्ट करते हैं मेडिसिन, तो वो भी हल हो जाता है। याद रखना इस केस के लिए आरोमेट एक बहुत बड़ी मेडिसिन है, और मेरे ख्याल में बहुत सारे केसेस में ये बहुत लगती है, क्योंकि इस केस में ये होता है कि पेशेंट मायूस हो जाता है और इवन कि वो लाइफ से भी मायूस हो जाता है और वो खुदकशी के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो इसके लिए आरोमेटेलिकम एक बहुत बड़ी दवाई है, इसको लाजमी मद्देनज़र रखना होता है। आगे आगे अब बहुत सारे हमारे पास इसके लिए मेडिसिन है। आप देखें, एग्नेस कास्टर्स है, डामियाना है, यूएमबिनम है, और ट्राइब्यूलस है, अश्वगंधा है, ठीक है जी, और बहुत सारी मेडिसिन है। ये तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए बात हो रही है कि ये ट्रीटमेंट है हमारे पास, और ये अगर इन टाइम इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू सिम्टम साइन ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, और हम इस इनफर्टिलिटी को काबू कर सकते हैं और इसमें पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं। जब औलाद नहीं हो रही होती तो बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार हो जाते हैं मेल और फीमेल दो। इस मसले में इन दोनों का इसमें बहुत ख्याल रखना चाहिए, और ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या फोबिया या खौफ, ये चीज़ों को बहुत मद्देनज़र रख के ट्रीटमेंट किया जाता है, और वो पेशेंट इसमें क्योर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मेडिसिन, लेकिन मेन जो आपका ट्रीटमेंट है वो है न्यूट्रिशन, डाइट। आप डाइट क्या लेते हैं? हमें डाइट हमेशा वो लेनी चाहिए जो ऑर्गेनिक हो, फ्रेश हो, ताज़ा हो, सब्जियों की सूरत में,
फ्रूट की सूरत में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। और इसमें कुकम्बर जो खीरा है वो बहुत अहम रोल अदा करता है इसको चीज़ को कम करने के लिए। और आपका फ्रूट में आ जाएँ तो आप बनाना जैसे केला है, केला बहुत अहम रोल अदा करता है इसको कंट्रोल करने में, इसको हेल्प करने में। बहुत सारे आपके और वो जो फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं, ये बहुत हेल्प करते हैं आपके बेसिक चीज़ों को कवर करने के लिए, आपकी न्यूट्रिशन को हल करने के लिए। जब आपको न्यूट्रिशन सही मिल जाती है तो बड़े से बड़े डिसऑर्डर भी आराम के साथ कवर हो जाते हैं। सेलेनियम बहुत बड़ी मेडिसिन है, इसको कंट्रोल करने के लिए भी, मैनेज करने के लिए भी और क्योर करने के लिए भी एक बहुत बड़ा हमारे पास ये हथियार है। और वो आप बहुत सी ऐसी हमारी डाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनमें ये नेचुरल पाई जाती है। याद रखें जिसमें तो आप नेचुरल वे में लेते हैं तो वो उसके जो अंदर रिसीवर हैं, रिसेप्टर हैं, वो भी मौजूद होते हैं। और वो आप नेचुरल कोई चीज़ लेते हैं तो न्यूट्रिशन तो हल हो ही रही होती है, लेकिन उसके रिसीवर भी एक्टिव हो रहे होते हैं, उसके रिसेप्टर जो हैं वो भी एक्टिव हो रहे होते हैं, और वो बहुत अच्छी डाइजेस्ट होने के बाद एजिमिलेट हो जाती है, और वो आपका मसाला आराम के साथ उसको क्योर कर सकती है। लेकिन इसमें यह है कि फिर बात इंडिविजुअल की आती है कि ये ट्रीटमेंट इंडिविजुअल है, पर्सन टू पर्सन है, हर पेशेंट दूसरे पेशेंट से अलग है। इसलिए कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट साइन एंड सिम्टम, कंप्लीट एटियोलॉजी के बाद अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो बहुत सारे केसेस हमारे ठीक हो सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि जितनी मैक्सिमम बुनियादी इंफॉर्मेशन आपको दी जाए वो आप तक पहुँचाई जाए। डॉक्टर हनीफ मुगल, PhD, रिसर्च स्कॉलर, इस्लामाबाद।